नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी की एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज की जो क्लास है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम पूरी यूनिट 10 में जितने भी आयोग है उन सारे आयोग का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि इस क्लास को एक बार आज देख ले और एक बार आपका एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले इसे क्लास को देखकर जरूर जाना। आपका यूनिट 10 की टेंशन खत्म हो जाएगी और आपका यहाँ पर क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड हर क्लास और हर जानकारी लगातार मिलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आयोग पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करें कि भाई इसका गठन कब होता है। तो याद रखना 25 जनवरी सन 1950 को यहाँ पर आपके भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है, 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसकी प्रकृति की हम बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति संवैधानिक है। संवैधानिक से मतलब ऐसा आयोग जिसका वर्णन संविधान में होता है उसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। तो याद रखना, जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, इस अनुच्छेद 324 में यहाँ पर आपका भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया, इसलिए ये कैसा है, तो ये संवैधानिक आयोग आपका माना गया है। ठीक है, बात आती है कि इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना, इसमें नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र किसे देते हैं, तो याद रखना ये त्यागपत्र भी किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देंगे। और हटा कौन सकता है, तो इनको हटाने का काम भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही यहाँ पर इनको हटाने के काम करता है। ठीक है, तो एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसमें सदस्य और अध्यक्ष को हटाना, नियुक्ति करना और त्यागपत्र, ये सारा काम कौन कर रहा है, तो ये सारे काम आपका राष्ट्रपति कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। अब बात आती है कि इसमें सदस्यों की संख्या और उनकी पद अवधि कितनी होती है। तो याद रखना, जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है इसमें एक तो अध्यक्ष रहेगा और इसके अलावा 2 अन्य सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना वर्तमान में 1+2 यानी एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य इसमें काम कर रहे हैं। और वही बात आती है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर 6 वर्ष से पहले ये 65 वर्ष के हो जाते हैं तो इनको यहाँ पर रिटायरमेंट मिल जाता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग का यहाँ पर पदावधि या कार्यकाल माना गया है। ठीक है, बात आती है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखना जो सुकुमार सेन है ये पहले भारतीय निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त है, सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है, तो वो है आपके सुकुमार सेन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन बनी, तो याद रखना जो वीएस रमा देवी है, रमा देवी सबसे पहली आपकी यहाँ पर महिला निर्वाचन आयुक्त बनाई गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात आती है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना जो सुशील चंद्रा है, ये सुशील चंद्रा 24वें नंबर के अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर अभी अभी अपडेट मैंने कर दिया है, तो राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार को 25वें नंबर के आपके वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी का डाटा, ये अभी आपका मई का ही डाटा है, इसमें अभी मैंने चेंजेस किया है। तो याद रखना पहले 24वें नंबर के सुशील चंद्रा थे और अब 25वें नंबर के नए आ गए आपके राजीव कुमार। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि राजीव कुमार का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपसे अगर पूछे तो सुशील चंद्रा वहां पर सही रहेगा। या फिर आपसे पूछ ले कि सुशील चंद्रा कौन से क्रम के हैं, तो 24वें नंबर के थे सुशील चंद्रा और अब 25वें नंबर के राजीव कुमार आ गए। तो जैसा भी आपको वहां पर क्वेश्चन ठीक लगे उस प्रकार से यहाँ पर आप बना देना। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है कि ये संवैधानिक आयोग है, 24 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। सारे काम जो है यानी नियुक्ति, त्याग
त्यागपत्र हटाना राष्ट्रपति कर रहा है। सदस्य संख्या 1+2 का रेशियो है। 6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल है। पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन, पहली महिला रमा देवी, सुशील चंद्रा 24वें नंबर के और वर्तमान में 25वें नंबर के राजीव कुमार बन गए। तो ये आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखना है। आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ लिया, तो अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इसका जो गठन है ये 1 फरवरी सन 1994 को इसका यहाँ पर गठन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है इसका गठन 1 फरवरी 1994 को होता है। ये कैसा आयोग है भाई? तो ये भी संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग मतलब इसका भी संविधान में वर्णन है। तो संविधान में इसका वर्णन कहां पर है? तो अनुच्छेद 243 के में यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 243 के में यहाँ पर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। बात आती है कि इसमें नियुक्ति कौन करेगा? तो इसमें नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। याद रखना, जहां पर आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वहीं राज्य में राज्यपाल करेगा। फिर बात आती है कि त्यागपत्र किसे देंगे? तो इसके अध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात यह है कि इनको हटाएगा कौन? तो याद रखना, जो राष्ट्रपति है ये पहले सुप्रीम कोर्ट से बोलेगा कि आप जांच करो कि क्या ये गलत है। अगर ये गलत पाए गए तो इनको हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाता है? तो वो राष्ट्रपति हटाता है, ना कि राज्यपाल हटाता है। ये बात कान खोल के सुन लेना। बात आती है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या 1 सदस्यीय आयोग ही यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और बात आती है कि इनकी पदावधि कितनी है? तो हर राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल इनकी पदावधि यहाँ पर तय करता है कि भाई इनकी पदावधि कितनी होनी चाहिए, इनको कब हटाना चाहिए, ये सारी चीजें, या इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, ये तय राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन हटाता राष्ट्रपति है। इस बात को कान खोलकर सुन लेना। बात आती है कि मध्य प्रदेश में पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो एनवी लोहानी साहब यहाँ पर पहले मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। बात आती है कि कोई महिला भी यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त बनी? तो यहाँ पर अभी तक कोई भी महिला निर्वाचन आयुक्त नहीं बनी है। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, ये आपको याद रखनी है कि भाई वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है आपके बसंत प्रताप सिंह। 1 सदस्यीय आयोग ये है आपका मध्य प्रदेश का। 1 फरवरी 1994 को इसको गठन होता है और ये संवैधानिक आयोग है। इसमें हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्ति और त्यागपत्र का काम राज्यपाल कर रहा है। तो ये बात आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले आयोग पर चलते। अगला आयोग आता है आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी के बारे में हम बात करें कि भाई इसका गठन कब होता है? तो 1 अक्टूबर 1926 को यहाँ पर इसका गठन होता है। और अगर आपसे पूछे कि कौन से आयोग के द्वारा होता है, तो एक ली आयोग या ली कमेटी बनी थी, तो ली आयोग के द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को आपका संघ लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन होता है। ये कैसा आयोग है या इसकी प्रकृति कैसी है? तो याद रखना, इसकी प्रकृति संवैधानिक है, क्योंकि इसका अनुच्छेद 315 में यहाँ पर वर्णन किया गया। और याद रखना, इसका गठन तो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर याद रखना है कि जो यूपीएससी है उसका गठन तो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय इसको संवैधानिक दर्जा किया गया। और आर्टिकल 315 में यह बताया गया कि यहाँ पर भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को लिए यहाँ पर एक यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये आर्टिकल 315 में बताया गया है। ठीक है, बात आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। और हटाने का काम भी कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति हटाने के काम कर रहा है। तो तीनों काम राष्ट्रपति का आपको याद रखना है। नियुक्ति, त्यागपत्र हटाना यूपीएससी के सदस्यों का राष्ट्रपति करता है। इनकी सदस्य संख्या हम बात करें तो वर्तमान में 1+10 मतलब यहाँ पर एक तो अध्यक्ष है और 10 और अन्य सदस्य इसमें काम कर रहे हैं। मतलब 1+10 का
रेशियो अभी यूपीएससी में चल रहा है। इनकी कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। मतलब 6 वर्ष का तो इनका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष का इनका रिटायरमेंट होता है। तो जो भी पहले हो जाए वो यहाँ पर इनको कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, बात आती है कि पहले अध्यक्ष कौन बने, तो रोज बारकर जो ये थे, ये यहाँ पर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने। क्या नाम था? रोज बारकर। और ये कौन थे? तो ये अंग्रेज थे, क्योंकि 1926 में जब गठन हुआ था उस समय अंग्रेजों के द्वारा गठन किया गया था और रोज बारकर को पहले अध्यक्ष बनाया था। लेकिन आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो रोज मिलियम बेथू यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या नाम है? रोज मिलियन बेथ्यू। क्या नाम है? रोज मिलियन बेथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी यहाँ पर आपके यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। तो ये बात आपको याद रखना है। यूपीएससी के बारे में 1 अक्टूबर 1926 को संवैधानिक आयोग है, आर्टिकल 315 में इसके बारे में है। राष्ट्रपति की त्यागपत्र, नियुक्ति और सेवा शर्तें और हटाने का काम करते हैं। 1+10 का यहाँ पर रेशियो चल रहा है और 665 इनका कार्यकाल है। पहले अध्यक्ष रोज बारकर अंग्रेज थे, पहली महिला रोज मिलियम बेथ्यू और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी यहाँ पर अध्यक्ष पद पर बैठे हुए। ठीक है, अगला आता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, एमपीपीएससी के एग्जाम हम दे रहे हैं तो एमपीपीएससी के बारे में भी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो 1 नवंबर 1956 को जब आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसी समय आपका एमपीपीएससी का भी गठन होता है। ठीक है, ये कैसा आयोग है? तो भाई ये भी संवैधानिक आयोग है। इसका कहां पर वर्णन है? तो इसका भी आर्टिकल 315 में ही वर्णन है। 315 में ये बात कही गई है कि संघ के लिए यूपीएससी रहेगा और राज्यों के लिए स्टेट पीएससी रहेगा। तो याद रखना, जो यूपीएससी है और स्टेट पीएससी है या एमपीपीएससी है, दोनों का ही वर्णन कहां पर है? तो अनुच्छेद 315 में ही वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पर नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, त्यागपत्र किसे देंगे? ये भी राज्यपाल को देंगे। लेकिन फिर वही इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल हटाएगा नहीं, हटा तो राष्ट्रपति ही सकेंगे, हटा तो राष्ट्रपति ही सकेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर बात आती है कि मध्य प्रदेश में कितने सदस्य और अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष और सदस्य? तो याद रखना, एक तो अध्यक्ष रहेगा और 4 और इसमें अन्य सदस्य रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 5 सदस्य इसमें रहेंगे। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या तो इनका कार्यकाल रहेगा या फिर अगर ये 62 वर्ष के हो गए तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यूपीएससी में 65 वर्ष था और स्टेट पीएससी में 62 वर्ष, 62 वर्ष। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर बात आती है कि पहले अध्यक्ष कौन बने? तो डीबी रेगे साहब यहाँ पर एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। पहली महिला अध्यक्ष अभी तक कोई भी नहीं बनी है और वर्तमान में राजेश लाल मेहरा, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है क्योंकि राजेश लाल मेहरा का यह शायद सेकंड कार्यकाल है। तो इस चीज को यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है कि वर्तमान में राजेश लाल मेहरा एमपीपीएससी के अध्यक्ष और पहले डीबी रेगे बने थे और 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर इसका गठन होता है। 1+4 का रेशियो चल रहा है, 5 टोटल सदस्य इस आयोग में है और 6 वर्ष या 62 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला आता है भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मोस्ट इंपोर्टेंट वो है कि जो आपका भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे आप बोलते हैं सीएजी, तो इस सीएजी का गठन कब हुआ? तो याद रखना 1858 को यहाँ पर भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने सीएजी का गठन किया था। अब पूछे कि भाई ये कैसा आयोग है? तो याद रखना इसकी प्रकृति है संवैधानिक, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। और संविधान में कहां पर? तो अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में संविधान में बताया गया कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जो कि यहाँ पर खातों की जांच करेगा। और याद रखना इसको भी जो संवैधानिक दर्जा मिला ये 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब यहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। बात आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और त्याग पत्र भी किसे देंगे? तो ये राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। तो नियुक्ति और त्याग पत्र का काम तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन बात आती है कि इनको हटाया कैसे जाएगा? तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार
से इसे हटाया जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस प्रकार से हटाया जाता है, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको भी यहाँ पर हटाया जाएगा। बात आती है कि सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये एक सदस्यीय आयोग है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बार बार ये नहीं दोहराऊंगा कि पहले 6 वर्ष हो जाए या पहले 65 वर्ष हो। आपको समझना होगा कि 6 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, लेकिन पहले ही अगर इनकी उम्र 65 साल हो गई तो ये यहाँ पर निपट जाएंगे। ठीक है, बात आती है कि पहले अध्यक्ष कौन बने या पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने, तो सर एडमंड ड्रम्ड को यहाँ पर पहले नियंत्रक या CAG बनाए गए थे। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेज थे, 1858 में गठन हुआ था, तो एडमंड ड्रम्ड को यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन पूछे कि पहले भारतीय कौन बने, तो वी नरहरि राव यहाँ पर पहले भारतीय CAG बने थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका हो सकता है। बात करें कि वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब वर्तमान में आपके CAG के पद पर बैठे हुए थे। ठीक है, बैठे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले आर्टिकल 148 संवैधानिक आयोग है, त्यागपत्र और नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन हटाना इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। एक सदस्यीय आयोग है, 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी उम्र है। वी नरहरि पहले भारतीय थे, एडमंड ड्रम्ड पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है। इसका गठन कब होता है, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका यहाँ पर गठन होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात आती है कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति है सांविधिक। सांविधिक, ठीक है, सांविधिक, यहाँ पर संवैधानिक और सांविधिक में अंतर समझना। सांविधिक मतलब विधिक मतलब कानून के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, मतलब कानून के द्वारा बनाया गया, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा आपका यहाँ पर मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1993 का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था। तो ये 1993 आपको याद रखना है और इसके गठन की डेट है 12 अक्टूबर 1993। बात आती है कि इसमें नियुक्ति कौन करते हैं, तो जो राष्ट्रपति रहते हैं ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री रहते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाती है। क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो रहते हैं भारत के, वो उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं। तो वो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उस समिति से बात करते हैं कि भाई किसको अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो फिर वो समिति बोलती है, फिर वो समिति रिपोर्ट देती है राष्ट्रपति को और फिर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। त्यागपत्र किसे देंगे ये, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को, और हटाएंगे कौन, तो राष्ट्रपति। तीनों काम राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। मानवाधिकार आयोग में जो नियुक्ति त्यागपत्र हटाने का काम है वो राष्ट्रपति करते हैं। बात आती है कि इसमें सदस्य कितने रहते हैं, तो याद रखना इसमें 1+5 सदस्य रहते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 5 सदस्य रहते हैं, लेकिन इसमें 7 पदेन सदस्य भी रहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मानव अधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य रहते हैं, तो 7 पदेन सदस्य भी रहते हैं। पदेन सदस्य से मतलब क्या, जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, उसके बाद में आपका महिला आयोग, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीधे सीधे आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यहाँ पर पदेन सदस्य बन जाते हैं। तो जो 7 सदस्य है वो आप एक बार नाम देख लेना कि कौन कौन से पदेन सदस्य इसमें रहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन सीधा सीधा 7 भी पूछ सकता है कि कितने सदस्य रहते हैं। बात आता है इनके कार्यकाल का, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक 665 662 चल रहा था, लेकिन ये 3 वर्ष या 65 वर्ष आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बात आती है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम अध्यक्ष बने थे रंगनाथ मिश्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो मानव अधिकार आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो रंगनाथ मिश्रा बने थे। बात आती है कि पहली महिला सदस्य, तो ये बनी थी आपकी फातिमा बीबी। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव अधिकार आयोग की पहली महिला सदस्य कौन बनी थी, सदस्य बनी थी। याद रखना फातिमा बीबी क्या बनी थी, सदस्य। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मानव अधिकार आयोग भी आपका क्लियर हो गया। अगला आता है आपका मध्य प्रदेश
प्रदेश मानव अधिकार आयोग। तो इसके बारे में याद रखना है कि 13 सितंबर 1995 को इसका यहाँ पर गठन हुआ और वही संवैधानिक आयोग है और 1993 का ही वही एक्ट है जो भारत का एक्ट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश में कौन बने थे, तो नरेंद्र कुमार जैन है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो नरेंद्र कुमार जैन सबसे वर्तमान में कौन है, यहाँ पर गलती हो गई, तो वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र कुमार जैन यहाँ पर मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए, ठीक है। और 13 सितंबर 1995 को इसका यहाँ पर गठन होता है। अगला आता है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है। सबसे पहले इसके गठन की हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ, 31 जनवरी 1992 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है 31 जनवरी 1992 को। ये कैसा आयोग है, तो इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक। संवैधानिक मतलब ये कानून या अधिनियम के द्वारा पारित करके बनाया गया उसे हम बोलते हैं संवैधानिक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का ये अधिनियम है। ये अधिनियम आपको याद रखना है। सीधा सीधा पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा इसका यहाँ पर गठन किया गया। इनकी नियुक्ति कौन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी नियुक्ति का काम सारा कौन कर रहा था, अभी नियुक्ति का सारा काम कर रही थी कौन, राष्ट्रपति। लेकिन अब यहाँ पर केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को देंगे और हटाने का काम भी कौन कर रही है, इनको केंद्र सरकार। तो याद रखना जो महिला आयोग है, इस महिला आयोग में नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। याद रखना जो महिला है, महिला की शक्ति ज्यादा होती है और महिला की शक्ति ज्यादा होती है तो उनको हटाएगा भी कौन, केंद्र सरकार हटा सकती है। एक अकेला राष्ट्रपति नहीं हटाएगा, पूरी सरकार हटाएगी। क्यों, क्योंकि महिला की शक्ति ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष है प्लस 5 सदस्य है, इस प्लस एक सचिव है। मतलब टोटल आपसे पूछे तो वर्तमान में 7 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। 1 + 5 + 1 मतलब एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव इसमें काम कर रहा है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और कब तक रह सकते हैं ये डिसाइड नहीं है, लेकिन इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 3 वर्ष का रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। पहली राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी, तो जयंती पटनायक बनी। प्रथम सचिव कौन बने, तो उमा पिल्लई बनी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से पॉइंट बता रहा हूँ। पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक थी। पहले सचिव कौन थी, उमा पिल्लई थी। और वर्तमान में जो रेखा शर्मा जी है, ये रेखा शर्मा जी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी हुई है। और इनका भी शायद ये सेकंड कार्यकाल है, इसलिए इनको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो महिला आयोग के बारे में क्या याद रखोगे, 31 जनवरी 1992 1990 का अधिनियम था। सारे काम केंद्र सरकार करेगी। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव, इस प्रकार से 7 लोग हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल है। पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, पहली सचिव उमा पिल्लई और वर्तमान में रेखा शर्मा यहाँ पर अध्यक्ष बनी हुई है, ठीक है। अगला आता है आपका मध्य प्रदेश महिला आयोग। तो मध्य प्रदेश महिला आयोग की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 23 मार्च 1998 को। अब यहाँ पर देखो वहां कब हुआ, 1992 में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 98 में। मतलब ये देखो आप 6 साल बाद मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन हुआ। और ये कैसा आयोग है, सांविधिक। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिनियम कब का है, 1995 का। मध्य प्रदेश में जो महिला आयोग का गठन है वो मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा किया गया। जबकि भारत में यह राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 के अधिनियम के द्वारा किया गया। तो दोनों में अंतर समझना, ये 1995 का अधिनियम था इसलिए 1998 में गठन हुआ, वो 90 का अधिनियम था इसलिए 92 में गठन कर दिया। तो ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब वहां पर सारा काम केंद्र सरकार कर रही थी, तो यहाँ पर नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने का सारा काम कौन करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। यहाँ पर भी वही कहानी, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव, इस प्रकार से टोटल 7 लोग काम कर रहे हैं। और इनका जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष का है। और वर्तमान जो अध्यक्ष है ये शोभा ओझा जी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो शोभा ओझा वर्तमान में महिला आयोग की आपकी अध्यक्ष बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
अब बात आती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके गठन की हम बात करें तो 5 मार्च 2007 को इसका गठन किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कैसा आयोग है? तो ये भी सांविधिक आयोग है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा इसका गठन किया गया। पूछेगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अधिनियम कौन सा है, तो 2005 का अधिनियम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इनकी नियुक्ति, इनका त्यागपत्र और इनको हटाने का काम कौन कर रही है, तो केंद्र सरकार कर रही है। ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो आयोग आपका कैसा है, संवैधानिक आयोग है। वो संवैधानिक आयोग में जो ज्यादा शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में, किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। लेकिन जो आयोग आपका सांविधिक आयोग है, सांविधिक आयोग में याद रखना ज्यादा शक्ति आपके किसके पास में रहती है, सरकार के पास में रहती है। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा देख लेना ताकि आपको चीजें सही से पता चल जाए। ठीक है, इनकी सदस्य संख्या कितनी रहती है, तो इसमें एक सदस्य रहता है। ठीक है, प्लस 6 यहाँ पर अन्य सदस्य रहते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, मतलब इसमें भी 7 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है ये 3 वर्ष और 65 वर्ष रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जो अध्यक्ष का कार्यकाल है ये 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। लेकिन जो सदस्य का कार्यकाल है ये 3 वर्ष या 60 वर्ष होता है। ये इंपोर्टेंट कहने वाली बात है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है कि अध्यक्ष 6 वर्ष 65 वर्ष और सदस्य रहेगा 6 वर्ष 60 वर्ष। पहला जो यहाँ पर अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके शांता सिन्हा। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने यहाँ पर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शांता सिन्हा। और वर्तमान में प्रियंका कानूनगो यहाँ पर इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रियंका कानूनगो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इसका अधिनियम आपको याद रखना है। नियुक्ति त्यागपत्र सब केंद्र सरकार कर रही है और गठन 5 मार्च 2007 को होता है। ठीक है, पहले शांता सिन्हा, फिर वर्तमान में प्रियंका कानूनगो। 1+6 है। और सबसे इंपोर्टेंट तो अध्यक्ष की जो कार्यकाल है 3 वर्ष 65 वर्ष और सदस्य का 3 वर्ष 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि सारे जो आयोग है कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, 1-2 बार आपके पास मटेरियल है उसको पढ़ लेना, सारी चीजें आपके अपने आप ठीक बैठ जाएगी। ठीक है, बात आती है मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अभी अपन ने राष्ट्रीय का पढ़ा, भारत का पढ़ा, अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 5 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की यहाँ पर स्थापना की जाती है। इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है, क्योंकि ये भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा इसका गठन किया गया। तो याद रखना मध्य प्रदेश में भी 2005 में और भारत में भी 2005 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, उसके तहत यहाँ पर इसका गठन किया गया और ये अधिनियम से बना, तो इस संवैधानिक आयोग है। अब यहाँ पर क्या है, सारी शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास। नियुक्ति कर रही है राज्य सरकार, त्यागपत्र राज्य सरकार और हटाने का काम राज्य सरकार। सदस्य संख्या यहाँ पर इंपोर्टेंट है, तो इसमें एक सदस्य अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है, एक उप सचिव होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 6, 7, 8, 9 सदस्य टोटल इसमें रहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें भी वही अध्यक्ष कितने, 3 वर्ष या 65 वर्ष और सदस्य कितने, 3 वर्ष या 60 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राघवेंद्र शर्मा जी वर्तमान में यहाँ पर इसके अध्यक्ष बने हुए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, वर्तमान में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, राघवेंद्र शर्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका गठन 1978 में सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बना था। सबसे पहले एसटी आयोग, एसटी और एससी आयोग दोनों साथ में बने थे, कब, 1978 में। लेकिन फरवरी 2004 में इनको क्या किया, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो एससी आयोग है इसका गठन कब किया गया, 1978 में किया गया। फिर आपसे पूछे कि भाई इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो इनको संवैधानिक दर्जा मिला कब, तो फरवरी 2004 में। फरवरी 2004 में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया तो ये संवैधानिक आयोग बनेगा और संविधान के 338 में यहाँ पर किसका
जिक्र किया गया अनुसूचित जाति आयोग का जो जिक्र है वो आर्टिकल 338 में। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल याद रखना। अभी 3 आयोग आएंगे, एससी एसटी और ओबीसी, तीनों के सेम आर्टिकल रहेंगे, बस एबीसीडी का फर्क रहेगा। तो एससी का याद रखना 338, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। ये त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। और हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर तीनों काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग है, ठीक है। इनकी सदस्य संख्या हम देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं और एक उपाध्यक्ष होता है, मतलब टोटल 5 लोग इसमें काम कर रहे हैं। सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो सूरजभान सिंह यहाँ पर पहले अध्यक्ष आपके बनाए गए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला जी वर्तमान में यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए। याद रखना, जो आपका एससी या अनुसूचित जाति आयोग है, इसमें पहले अध्यक्ष सूरजभान और वर्तमान में विजय सांपला जी इसके यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए। तो ये आपको अनुसूचित जाति या एससी आयोग के बारे में याद रखना है, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 338 है। एक अध्यक्ष, 3 सदस्य, एक उपाध्यक्ष, मतलब 5 लोग काम करते हैं। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। पहले अध्यक्ष सूरजभान और वर्तमान में विजय सांपला, ठीक है। बात आती है आपकी एसटी आयोग की, ठीक है। तो एसटी आयोग के बारे में भी वही कहानी है। 1978 में इसका गठन हुआ, लेकिन फरवरी 2004 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। ये एक संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 338 ए में इसका यहाँ पर क्या है? जिक्र है। याद रखना, 338 ए में एसटी का है, एसटी का, ठीक है। इनकी नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने का काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें भी वही 1 अध्यक्ष, 3 सदस्य और एक उपाध्यक्ष, मतलब टोटल कितने? 5 लोग हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो एसटी आयोग है, एसटी आयोग मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसमें पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो कुंवर सिंह टेकाम यहाँ पर पहले अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में जो है वो है हर्ष चौहान, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के कुंवर सिंह टेकाम और वर्तमान में हर्ष चौहान, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बात आती है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो जो ओबीसी आयोग है इसका गठन कब हुआ? तो 4 अगस्त 1993 को सबसे पहले इसका गठन होता है। अब यहाँ पर कहानी बदल गई है, याद रखना। जो ओबीसी आयोग है इसका गठन तो कब हुआ? 4 अगस्त 1993 को। इसका गठन जो एक अधिनियम के द्वारा हुआ था वो था आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सबसे पहले किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1993 का 1993 का एक अधिनियम आया था जिसमें सबसे पहले ओबीसी आयोग बनाया गया था। लेकिन बात करें हम 2018 में पहुंचे तो 2018 में संविधान में 102वां संशोधन हुआ और संविधान में 102वें संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसे संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा दिया गया। तो याद रखना ये संवैधानिक आयोग बन गया। इसमें नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना सब काम यहाँ पर भी कौन कर रहा है? तो वो ही राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि ये कैसा आयोग है? ये संवैधानिक आयोग है और संवैधानिक आयोग में ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है। तो ये बात याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहला अधिनियम 1993 में आया था, उस समय ये सांविधिक निकाय था, लेकिन बाद में इसे संवैधानिक बनाया गया 102वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें भी एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, 3 सदस्य रहेंगे, टोटल 5 लोग इसमें काम करेंगे और 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे RN प्रसाद। RN प्रसाद यहाँ पर पहले आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने और वर्तमान में भगवान लाल साहनी कौन है? भगवान लाल साहनी वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। और पहले थे RN प्रसाद। तो ये ओबीसी आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओबीसी आयोग अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में चर्चा में है, क्योंकि आरक्षण के लिए यहाँ पर चर्चा में है। तो इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा। अगला आता है आपका केंद्रीय सूचना आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग।
तो केंद्रीय सूचना आयोग की हम बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 को यहाँ पर इसका गठन किया गया। कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग मतलब इसका गठन एक कानून के द्वारा, एक अधिनियम के द्वारा किया गया। तो वो अधिनियम कौन सा है? तो वो अधिनियम भी 2005 का अधिनियम है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005। इसके द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। तो याद रखना अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, 2005 का अधिनियम, और 12 अक्टूबर 2005 को इसका यहाँ पर गठन किया गया। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति नहीं कर देंगे कि इनके मन में आया कि भाई चलो ये बना देते केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष। नहीं, एक समिति रहेगी, वो समिति जांच करेगी कि भाई इनको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। फिर ये समिति कहेगी राष्ट्रपति साहब से कि साहब ये लो, इस आदमी को आप अध्यक्ष बना दो। तो केंद्रीय सूचना आयोग में जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति एक चयन समिति के द्वारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई इनको हटाएगा या त्यागपत्र कौन किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें हटाएगा कौन, तो हटाएगा भी इनको राष्ट्रपति ही हटाएगा। ठीक है, इनकी सदस्य संख्या या पदावधि की हम बात करें तो 1+6 यानी इसमें एक अध्यक्ष रहेगा, 6 सदस्य रहेंगे और 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि प्रथम आयुक्त कौन बने, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वजाहत हबीबुल्ला जो थे। ये वजाहत हबीबुल्ला यहाँ पर पहले आपके केंद्रीय सूचना आयोग बने थे। कौन बने थे? वजाहत हबीबुल्ला। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, प्रथम महिला आयुक्त कौन बनी, तो वो बनी आपकी दीपक संधू। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पहली महिला आयुक्त कौन बनी, तो दीपक संधू। लेकिन पहले आयुक्त कौन बने? वजाहत हबीबुल्ला। और वर्तमान में कौन है? तो वाई.के. सिन्हा साहब वर्तमान में आपके केंद्रीय सूचना आयुक्त बने हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट है कि पहले वजाहत हबीबुल्ला, पहली महिला दीपक संधू और वर्तमान में वाई.के. सिन्हा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला आता है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। मोस्ट है अगला, पिछला था केंद्रीय सूचना आयोग और ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका गठन कब किया गया? तो 11 फरवरी सन 1964 को यहाँ पर संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किस समिति के द्वारा किया गया, तो संतानम समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कब किया गया? 11 फरवरी 1964 को। प्रारंभ में ये कार्यकारी निकाय था, लेकिन बाद में इसे संवैधानिक निकाय बनाया गया, सांविधिक निकाय बनाया गया। याद रखना, जब सतर्कता आयुक्त बना था तब ये एक कार्यकारी निकाय था, मतलब संतानम समिति आई थी तो उसने बोला कि इस प्रकार का एक सतर्कता आयोग बनाओ, तो सतर्कता आयोग उन्होंने बना दिया। ये अपना छोटा मोटा कार्य उस समय देखता था, लेकिन बाद में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ी तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, कानून बनाया गया, राष्ट्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम 2003 को। तो इस अधिनियम के द्वारा इसे सांविधिक आयोग बनाया गया। और सांविधिक आयोग मतलब वो आयोग जो किसी अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है, तो ये सांविधिक आयोग। और याद रखना कौन सा? 2003 का ये एक्ट है या 2003 का अधिनियम है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में सदस्य संख्या कितनी रहेगी, तो एक अध्यक्ष मतलब 2 सदस्य रहेंगे, मतलब 3 लोग टोटल रहेंगे। इनका कार्यकाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन अगर ये 64 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष के हो गए, तो पहले इनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अब अलग निकल के आई कि नहीं? 4 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष कितना अलग हो गया? सबसे अलग हो गया सतर्कता आयोग। 4 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल याद रखना। पहले सतर्कता आयोग कौन बने थे? N.S. राव बने थे। कौन बने थे? N.S. राव पहले राष्ट्रीय या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने थे, S.N. राव। और वर्तमान में कौन है? सुरेश पटेल या सुरेश N. पटेल यहाँ पर वर्तमान में सतर्कता आयुक्त बने हुए। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको याद रखनी है। बस संतानम समिति याद रखना है। सतर्कता आयोग में पहले कार्यकारी था, 2003 में एक्ट आया, उसमें इसको यहाँ पर सांविधिक बनाया गया। ठीक है, 4 वर्ष 65 वर्ष इनका कार्यकाल याद रख लेना। अगला आता है आपका राष्ट्रीय
सॉरी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसका गठन कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010 को इसका यहाँ पर गठन हुआ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को। ये कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। तो कौन सा अधिनियम है? तो 2010 का इसका अधिनियम है, आपको याद रखना है 2010 में अधिनियम आया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसमें नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, त्यागपत्र केंद्र सरकार को, हटाने का काम केंद्र सरकार को, मतलब जो हरा काम है वो हरित का काम कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। मैं ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि आपको चीजें याद रहेगी। पहले मैंने क्या बोला? महिला का काम भारी रहता है तो उसमें भी केंद्र सरकार, और यहाँ पर हरित न्यायाधिकरण तो हरा काम भी केंद्र सरकार। इसमें सदस्य की संख्या बात करें तो एक अध्यक्ष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन न्यूनतम इसमें 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य इसमें रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष, न्यूनतम 10 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य, और सबसे पहले इनका कार्यकाल देखें तो अध्यक्ष की बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। सदस्य की बात करें तो 5 वर्ष या 67 वर्ष, और विशेषज्ञ की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष। कितना भयंकर लफड़ा! पहले 5 वर्ष 70 वर्ष अध्यक्ष है, 5 वर्ष 67 वर्ष सदस्य है, और विशेषज्ञ 5 वर्ष 65 वर्ष है। और किसमें है? तो ये हरित में है, हरित में है। हरित में क्या करते हैं? अलग अलग कार्यकाल रहता है हरित में, तो ये बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो लोकेश्वर सिंह पंटा को बनाया गया था, लोकेश्वर सिंह पंटा। ठीक है, हम पंटा 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 मतलब क्या होता है? पंटा मतलब बैट, और बैट से गेंद कहाँ पर खेलते हैं? तो वो करते हैं अपन कहाँ पर? हरियाली में। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल है। जिसके घर में हरियाली है वो आदर्श व्यक्ति है, तो आदर्श कुमार गोयल, ये आपको याद रखना है, वर्तमान में अध्यक्ष है। और पहले कौन थे? तो लोकेश्वर सिंह पंटा थे, ये बात आपको याद रखनी है। अगला आयोग आता है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी अगर हम गठन की बात करें तो 21 जुलाई 2017 को इसका गठन किया गया। ठीक है, ये सांविधिक आयोग है और 2013 का अधिनियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा दे रखा है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग। तो याद रखना कौन सा अधिनियम है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का? तो 2013 में अधिनियम आया था, 2017 में इसका गठन किया गया, और इसकी नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने का काम कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष रहेगा और 5 इसमें सदस्य रहेंगे। इनका कार्यकाल कितना रहेगा? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राजकिशोर स्वान प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष है, मतलब 2017 से अब तक जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो राजकिशोर स्वान बने हुए हैं। और स्वान से मतलब याद रख लेना सॉस, और सॉस किसमें डालते हैं? तो खाद्य जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसमें डालते हैं, तो राजकिशोर स्वान को याद रखना है। 1+5 का रेशो है, 5+65 वर्ष का कार्यकाल रहता है, और सारा काम केंद्र सरकार करती है। अधिनियम 2013 का है। ये मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है लास्ट और इम्पोर्टेंट नीति आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें नीति आयोग की, तो याद रखना ये कार्यकारी निकाय है, गैर वैधानिक है, गैर संवैधानिक है, और एक सलाहकारी निकाय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखना जो नीति आयोग है ये एक तो कार्यकारी निकाय है और सबसे इंपोर्टेंट सलाहकारी निकाय है। ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखना है कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो ये एक तो कार्यकारी है और एक कैसा है? सलाहकारी है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश पर इसकी यहाँ पर स्थापना की गई। अब देखो इसका कोई अधिनियम नहीं है, और जिसका कोई अधिनियम नहीं है, जो संविधान में वर्णित नहीं है, वो कैसा रहेगा? तो ये कार्यकारी निकाय रहेगा, यह सलाहकारी निकाय रहेगा, जो सरकार को सलाह देता है, काम करने के बारे में बताता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहले अध्यक्ष कौन बने? तो नरेंद्र मोदी जी ने ही सबसे पहले इसका गठन किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही नीति आयोग बना, तो पहले जो अध्यक्ष है वो भी नरेंद्र मोदी बने। और याद रखना जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष बनता है, मतलब जो अध्यक्ष रहेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सीधा नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? तो अरविंद पनगड़िया यहाँ पर पहले उपाध्यक्ष इसके यहाँ पर बनाए गए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, केंद्र तथा राज्यों को सलाहकारी संवाद के आधार पर दीर्घकालीन नीति निर्माण का आदेश देना, मतलब यहाँ पर काम बेहतर बन सके, अच्छे अच्छे से काम हो सके, उसकी सलाह यहाँ पर कौन देता है, तो नीति आयोग उसकी यहाँ पर आपको सलाह देता है। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन, कार्यकारी और सलाहकारी निकाय है। अब बात आती है इसका पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा की, मतलब इसमें कौन कौन लोग काम करते हैं, किस प्रकार का इनका ढांचा है। ठीक है, तो याद रखना इसके ढांचे की हम बात करें तो एक अध्यक्ष तो रहेगा ही रहेगा, ये तो आपका फिक्स है कि अध्यक्ष रहेगा, लेकिन अध्यक्ष के अलावा इसमें एक तो उपाध्यक्ष रहता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं, 4 पदेन सदस्य रहते हैं, 2 आंशिक सदस्य रहते हैं और एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिसको हम बोलते हैं सीईओ रहता है। ठीक है, तो एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, एक सीईओ रहेगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 4 पदेन सदस्य और 2 आंशिक सदस्य इसमें रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि भाई वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान की हमें बताओ। तो वर्तमान में बात करें पूर्णकालिक ढांचे की, तो याद रखना वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। ठीक है, मैंने बताया जो पीएम बनेगा वो इसका अध्यक्ष बनेगा। बात आती है इसके उपाध्यक्ष की, तो पहले उपाध्यक्ष कौन बने, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दर्जा कैबिनेट मंत्री के समक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, सीधा सीधा पूछेगा कि जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उनको किनके समान दर्जा दिया गया, तो उनको कैबिनेट मंत्री के समक्ष दर्जा दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पर वर्तमान में राजीव कुमार है या नहीं, इसको एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे लग क्या रहा है शायद वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो बदल गए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीति आयोग में आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि नीति आयोग की जो स्लाइड है ये पुरानी है, मैं इसमें करेक्शन नहीं कर पाया। तो आप पिछली स्लाइड तो सारी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है तो इसमें ज्यादा करेक्शन मैंने कर नहीं पाया। ठीक है, बात आती है कि जो पूर्णकालिक सदस्य है तो वो कौन कौन है, तो देखना, एक तो डॉक्टर विनोद पाल जो कि लोक स्वास्थ्य से संबंधित है, डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत जो कि पूर्व डीआईजीओ है, और एक है आपके रमेश चंद्र जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि 4 पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 पूर्णकालिक सदस्य है। एक तो डॉक्टर विनोद पाल है जो कि लोक स्वास्थ्य से में संबंध है, विजय कुमार सारस्वत जो पूर्व डीआईजी है और डीआईजीओ है, और एक रमेश चंद्र जी जो कृषि विभाग के विशेषज्ञ है। बात आती है कि पदेन सदस्य कौन कौन है, तो याद रखना जो राजनाथ सिंह जी है वो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है, तो ये रक्षा मंत्री है, मतलब इनके पास पद है, तो ये पदेन है। एक निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, तो ये भी इसकी पदेन सदस्य है। एक अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, ये भी इसके पदेन सदस्य है। और एक नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय यहाँ पर कृषि मंत्री है, तो वो भी इसके पदेन सदस्य है। तो पदेन सदस्य में याद रखना राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा जो डाटा था ये मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिजाइन किया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद ये रखना कि जो आपका एमपीपीएससी है, इस एमपीपीएससी का जो आपका मुख्यालय है ये सिर्फ इंदौर में है। बाकी जितने भी आपके एमपी में आयोग आते हैं, इस सारे आयोग का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, भोपाल में आएगा। ये बात एक इंपॉर्टेंट याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि जितने भी संवैधानिक आयोग है इसमें ज्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास में है, और जितने भी आपके सांविधिक आयोग है इन सांविधिक आयोग में ज्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उनके बाद में कार्यकाल आप सबका याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। थोड़ा सा एक्ट आप कल पढ़ लेना और थोड़ा सा आर्टिकल आप पढ़ लेना, तो आपका यूनिट 10 की टेंशन खत्म हो जाएगी। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बेहतर देने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड हर क्लास और हर एग्जाम से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।